नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज़ वन इंडिया में और मैं हूं आपके साथ जयपाल। चलिए शुरुआत करेंगे इस वक्त की तमाम बड़ी और अहम खबरों की। इस वक्त के हम अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जो आपको बताते चले कि उत्तराखंड में आयोजित होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर शासन स्तर पर सभी तैयारियां जोरों पर हैं और मुख्य सचिव सुखबीर सिंह संधू ने जानकारी दी है कि इन्वेस्टर समिट के लिए सभी तैयारियां अब पूरी कर ली गई हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए पूरा शेड्यूल भी अब तय हो चुका है। देश के प्रमुख राज्यों के प्रमुख शहरों में किस किस सेक्टर में रोड शो होने हैं, इसका पूरा खाका भी अब तैयार कर लिया गया है। तो वहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कई देशों में जो कार्यक्रम होने हैं, दिसंबर महीने में मेगा इवेंट देहरादून में होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि होंगे। तो आपको बता दें, जहां अब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट आयोजित होने जा रहा है और जिसके मुख्य अतिथि हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहने वाले हैं और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर जो तैयारियां हैं वो सब पूरी कर ली गई। चाहे हम बात करें, व्यवस्थाएं हैं वो लागू किए गए हैं और सभी चाक चौराहों पर भी चप्पे चप्पे पर नजर रखी जाएगी, क्योंकि आप जिस तरह से देखें कि ये एक बड़ा इवेंट होने वाला है, एक मेगा इवेंट होगा और दिसंबर महीने में देहरादून में ये मेगा इवेंट आयोजित किया जा रहा है, जिसको लेकर तमाम जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई है। इन्वेस्टमेंट समिट की पूरी तैयारी चल जाओ, हमने योजना बनाई थी बिल्कुल उसके मुताबिक चल रहा है। हमें समय सारणी बनाई हुई है, किस तरीके को क्या करना है उसी के मुताबिक चल रहा है। और काम काफ़ी ज़्यादा होता है क्योंकि इसमें देश के विभिन्न जगह जाके भी रोड शो करना होता है और फॉरेन से भी लोगों से बात करनी होती है। बहुत सारी गतिविधियां हैं, लेकिन बहुत टाइट टाइम शेड्यूल है, लेकिन बिल्कुल उसके मुताबिक काम चल रहा है। उसमें किसी तरह की कोई शिथिलता नहीं। हम बहुत इंटरेस्टेड हैं। अभी 4 दिन पहले ही दिल्ली में जो पहली मीटिंग हुई उसमें सभी जो इंडस्ट्रियल एसोसिएशन है डिफरेंट तरह की, जैसे कोई ऑटोमोबाइल की एसोसिएशन है, कोई ट्रांसपोर्टर की एसोसिएशन है और अलग अलग एसोसिएशन आई थी वहाँ, और सभी ने बहुत पॉजिटिव रिस्पांस दिया और सभी ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने की बात इसमें की है। शुरुआत बहुत अच्छी हुई। इन्वेस्टमेंट समिट की पूरी तैयारी चल जाओ, हमने योजना बनाई थी बिल्कुल उसके। तो आपको बता दें, जहां अब लगातार इवेंट को लेकर जो तमाम तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई है, हर चीज पर नजर रखी जा रही है और इसी पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ उत्तराखंड ब्यूरो चीफ सुदीप जैन जुड़े हुए हैं। सुदीप, आप जिस तरह से देखें कि यहां पर ये मेगा इवेंट आयोजित किया जा रहा है, क्योंकि ये इन्वेस्टर समिट को लेकर एक बड़ा कार्यक्रम रहने वाला है, तो इस पर अगर हम बात तैयारियों की करें तो क्या कुछ व्यवस्थाएं रखी गई हैं? जी देखिए, उत्तराखंड में जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट आयोजित होना है वो दिसंबर के द्वितीय सप्ताह में यानी सेकंड वीक में आयोजित होना है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली में मुलाकात कर उनसे समय मांग चुके हैं, उनको आमंत्रित कर चुके हैं। हालांकि प्रधानमंत्री कार्यालय से भी कार्यक्रम आना बाकी है क्योंकि थोड़ा वक्त भी है। जहाँ तक तैयारियों की मैं बात करूँ तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी पूरी टीम के साथ, जिसमें चीफ सेक्रेटरी SS संधू, सेक्रेटरी उद्योग विनय शंकर पांडे, सेक्रेटरी नियोजन मीनाक्षी सुंदरम, MD सिडकुल रोहित मीणा, इन सभी के साथ बड़े उद्योगपतियों और उद्योग से जुड़ी बड़ी एसोसिएशनों के साथ 4 दिन 5 दिन पूर्व दिल्ली में बड़ी बैठक कर चुके हैं और सबको निवेश के लिए आमंत्रित कर चुके हैं। बिल्कुल, तो अगर सुदीप इस बीच हम जाने कि ये पूरा जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो कार्यक्रम रहने वाला है, इसकी रूपरेखा क्या कुछ रहने वाली है? जी देखिए, वही मैं बता रहा हूँ कि अभी दिल्ली में मुख्यमंत्री की इन्वेस्टर सेल से बैठक हो चुकी है। इसके बाद अब देश के 8 राज्यों में दौरे होने हैं, जिसमें महाराष्ट्र है, अहमदाबाद है, उत्तर प्रदेश है, चंडीगढ़ है, हरियाणा है और कर्नाटक तमिलनाडु है। इसके अलावा सितंबर तृतीय सप्ताह के बाद, क्योंकि सितंबर फर्स्ट वीक में विधानसभा सत्र आ रहा है, सितंबर तृतीय सप्ताह से विदेश के दौरे शुरू होने वाले हैं, जिसमें पहले चरण में UAE, इसके बाद सिंगापुर और UK को सिलेक्ट किया गया है। यूरोप को लेकर अभी निर्णय नहीं हो पाया है क्योंकि यूरोप को लेकर ऐसा लगता है कि रिसेशन का वहाँ दौर है। इसके बाद राज्य सरकार ने अपनी 7 बड़ी पॉलिसियों को चेंज किया और 3 नई पॉलिसी लेकर आई है और निवेशकों को इस प्रपोजल को जो राज्य सरकार निवेशकों को दे रही है उसमें उनकी ज़रूरत के मुताबिक लैंड कहाँ उपलब्ध है और किस स्थान पर निवेश करना बेहतर होगा, इसके लिए भी राज्य सरकार निवेशकों को जानकारी दे रही है। बिल्कुल, फिलहाल सुदीप तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो
आगे बढ़ेंगे और इस बीच एक और अहम अपडेट आप तक पहुंचाएंगे, जहां किसी व्यक्ति के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दायर होने पर भी वह कोर्ट में अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र दायर कर सकता है। ये बात उत्तराखंड हाई कोर्ट ने अपने महत्वपूर्ण आदेश में कही है। हाई कोर्ट के 3 जजों की खंडपीठ ने 2-1 जो बहुमत है ये फैसला सुनाया है और आपको बता दें कि मामले के अनुसार अल्मोड़ा निवासी भागुली देवी के खिलाफ आईपीसी की धारा 306 में मुकदमा दर्ज हुआ था। उसकी अग्रिम जमानत सेशन कोर्ट ने खारिज कर दी थी, जिसके बाद उसने हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत दायर की और जिसकी सुनवाई के दौरान विधिक प्रश्न आया कि क्या चार्जशीट दायर होने के बाद आरोपी अग्रिम जमानत अर्जी दायर कर सकता है, जिसके बाद मामले में राय लेने के लिए मामला 2 जजों की पीठ के समक्ष गया और दोनों जजों की पीठ ने चार्जशीट दायर होने के बाद भी अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र दायर करने के पक्ष में ये निर्णय लिया। जब ये फैसला न्यायमूर्ति रविंद्र के समक्ष फिर गया तो उन्होंने इस निर्णय पर सहमति जताते हुए मामला लार्जर बेंच को भेज दिया, जिसके बाद इस मामले में मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी, वरिष्ठ न्यायाधीश मनोज तिवारी और न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाणी की बेंच ने सुनवाई की, जिसमें मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ति मनोज तिवारी ने चार्जशीट दायर होने के बाद भी अग्रिम जमानत अर्जी दायर हो सकने व उस पर विचार करने के पक्ष में सहमति जताई, जबकि न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाणी ने विपक्ष में मत दिया कि इस प्रकार कोर्ट ने चार्जशीट दायर होने के बाद भी अग्रिम जमानत पत्र दायर किए जा सकने के पक्ष में यह फैसला सुनाया है। ऑनरेबल सिंगल बेंच के इस व्यू के बाद कि एंटिसिपेटरी बेल सिर्फ इस एप्रीहेंशन पर मिल सकती है जब पुलिस द्वारा गिरफ्तारी की आशंका हो और चार्जशीट फाइल होने के बाद वो स्थिति नहीं होती और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट इसमें अदरवाइज हैं और इसी ग्राउंड पे ये लार्जर बेंच को रेफर हुआ था, जिसके बाद आज लार्जर बेंच ने अपना जजमेंट सुनाया है, जिसमें 2 माननीय न्यायाधीशों का फैसला इस मत पर है कि चार्जशीट फाइल होने के बाद भी एंटिसिपेटरी बेल दाखिल हो सकती है, जबकि एक जो मेंबर हैं लार्जर बेंच के ऑनरेबल, उनका व्यू ये है कि चार्जशीट फाइल होने के बाद एंटिसिपेटरी बेल नहीं लागू। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। इस बीच एक और अहम अपडेट, जहां रुद्रपुर में जिला पंचायत राज अधिकारी रमेश चंद्र त्रिपाठी को विजिलेंस की टीम ने 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों दबोचा है। आरोपी अधिकारी ठेकेदार से बिल पास कराने के नाम पर 1 लाख रुपए की आपको बता दें रिश्वत देने की मांग कर रहा था और वहीं आरोपी अधिकारी ने हंगामा भी किया। इतना ही नहीं, उसके घर से 20 लाख रुपए भी बरामद हुए। जानकारी के मुताबिक उधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर के एक ठेकेदार ने रिश्वत मांगने की शिकायत विजिलेंस में दर्ज कराई थी, जिसमें ठेकेदार ने आरोप लगाया था कि उधम सिंह नगर के जिला पंचायत राज अधिकारी की ओर से विभिन्न उपकरणों के सप्लाई के जो बिल है वो पास कराने के एवज में 1 लाख रुपए रिश्वत मांगी जा रही है। विजिलेंस टीम ने शिकायत का संज्ञान लेकर जांच पड़ताल की, जिसमें रिश्वत मांगे जाने का सबूत भी मिला है। अगले खबर की ओर रुख करेंगे, जहां कांग्रेस आलाकमान ने राजस्थान में होने जा रहे विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए 4 समन्वयक की नियुक्ति की है और इसमें उत्तराखंड के पूर्व मंत्री व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत का नाम भी शामिल है। इसके अलावा इससे पहले उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रहे गणेश गोदियाल को भी बड़ी जिम्मेदारी देते हुए कांग्रेस वर्किंग कमेटी का विशेष आमंत्रित सदस्य और राजस्थान में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी का सदस्य नियुक्त किया गया, जबकि प्रदेश के ही चक्राता विधायक व वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह को छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में मुख्य ऑब्जर्वर बनाया गया। वहीं राजस्थान में होने वाले चुनाव में कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी मिलने पर पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने सोनिया गांधी, अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सहित कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का आभार प्रकट किया। तो आपको बता दें, जहां अब लगातार कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक भी हुई है और तमाम चर्चा भी हुई है और इसके साथ ही इसमें सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस के जो अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष वो भी इसमें सम्मिलित हुए और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ उत्तराखंड ब्यूरो चीफ सुदीप जैन जुड़े हुए। सुदीप, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है इसको लेकर? जो देखिए, हरक सिंह रावत की मैं बात करूं तो बहुत बड़े कद्दावर नेता हैं जी, और वो कोई चुनाव हारते नहीं हैं। ये पहली बार ऐसा हुआ कि जब विधानसभा चुनाव से ठीक पहले
उनकी अपनी बहू के लिए टिकट की जो मांग थी वो उन पर भारी पड़ी और उनको पार्टी से बाहर जाना पड़ा। बमुश्किल वो कांग्रेस में आ पाए, हालांकि चुनाव वो हार गए। अंत में अब निर्णय केंद्र की जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी है उन्होंने निर्णय लिया है और हरक सिंह रावत जो कि चुनाव के प्रबंधन में एक बड़े मास्टर माने जाते हैं, उनको राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव से पूरे महत्वपूर्ण जानकारी दी है। इतना ही नहीं, जो उत्तराखंड में कांग्रेस के दूसरे बड़े नेता हैं प्रीतम सिंह, उन्हें छत्तीसगढ़ चुनाव में पार्टी इस्तेमाल करेगी। वो उत्तराखंड में गृह मंत्री, नेता प्रतिपक्ष, प्रदेश अध्यक्ष कई पदों पर रहे हैं। उनके पिता भी लगातार चक्राता से विधायक थे, उनके पास भी बड़ा राजनीतिक अनुभव है। दरअसल ऐसा लगता है कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी चाहती है कि दूसरे राज्यों के नेताओं का भी उपयोग किया जाए दूसरे राज्यों के चुनाव में। पहला, एक तो नेता दूसरे बिजी रहेंगे और उनको एक बेहतर परफॉर्मेंस डिलीवरी देने का मौका इस आधार पर भी मिलेगा कि यदि उस राज्य में उन्होंने जाकर अच्छा काम किया, वोट प्रतिशत से लेकर सीट बढ़ने की स्थिति में, तो नेताओं को भी ये लगता है कि उनके भी नंबर केंद्र में बढ़ते हैं। तो एक ये बड़ा बिल्कुल, कहीं ना कहीं तमाम जो अटकलें वो भी तेज हो जाती है और जो नंबर है वो भी बढ़ते हैं। अब हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर, जहां देहरादून गुरुवार को सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक की गई और महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए। जहां मीटिंग में कुल 30 प्रस्तावों पर चर्चा की गई और इनमें वन्य जीव संघर्ष में घायल, गंभीर घायल और मृतकों के परिवार को दी जाने वाली राहत राशि को लेकर फैसला लिया गया। इसके साथ ही कई नगर पालिकाओं का सीमा विस्तार भी किया गया। 5 सितंबर से 8 सितंबर तक देहरादून में होगा विधानसभा सत्र और कैबिनेट बैठक में ये बड़ा फैसला लिया गया है। तो आपको बता दें कि गुरुवार को ये कैबिनेट बैठक की गई जिसमें तमाम मंत्री और अन्य नेतागण सम्मिलित हुए। साथ ही कई ऐसे प्रस्ताव थे जिनको मंजूरी मिल गई, कई ऐसे प्रस्ताव थे जिन पर चर्चा की गई, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे मुख्य प्रस्ताव थे, चाहे हम बात करें वन्य जीवों की या फिर घायलों की या और भी तमाम प्रस्ताव है, इनको मंजूरी मिल गई है और इन पर चर्चा भी की गई है। और साथ ही आपको बता दें कि इसमें और क्या क्या चीज़ें रहने वाली हैं, इन तमाम चीज़ों को लेकर यहाँ चर्चा की गई। आगे का जो रणनीति होगी वो किस तरह से चलने वाली, ये भी शामिल रहेगी। मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक घोषणा की गई थी कि मुंशियारी के स्वरूप को देखते हुए वहाँ काफी पर्यटन की संभावना, विकास की संभावनाओं को देखते हुए घोषणा की गई थी कि मुंशियारी को नगर पालिका बनाया जाए। लेकिन जनसंख्या और बाकी सारी चीजों को देखते हुए, अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए उसको मुंशियारी को आज ये मुंशियारी को इसमें राजस्व ग्राम सरमौली, जयंती, मल्ली, घोरपट्टा, भूंगा और घोरपट्टा इनको शामिल करते हुए नगर पंचायत बनाने का अनुमोदन दिया गया। पहले क्या था मुंशियारी? पहले नहीं था, पहले तो ब्लॉक है, ब्लॉक। इसी तरह से देहरादून के जनपद में नगर पालिका परिषद हरबटपुर पहले से थी, लेकिन उसमें क्या था कि एक ढकरानी ग्राम था। ढकरानी ग्राम का कुछ पार्ट उसमें शहरी उसमें पालिका का पार्ट था, कुछ पार्ट नहीं था। उसको देखते हुए ढकरानी का पूरा वार्ड 1 और 2 का जो भाग आंशिक बचा हुआ था उसको उसमें शामिल करते हुए नगर पालिका परिषद हरबटपुर का भी को भी उसमें शामिल करने की माननीय मंत्रिमंडल से, ये भी सीमा विस्तार का है, माननीय मंत्रिमंडल से अनुमोदन का नगर पालिका। इसी तरह से नगर पालिका परिषद रुद्रप्रयाग का भी सीमा विस्तार किया गया है, जिसमें राजस्व ग्राम बरसू, जयमंडी, डांगसेरा, औंड, काला पहाड़, धवेली और जवाड़ी, ये सब बिल्कुल शहर के आसपास के। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शोध के अलावा एक स्किल डेवलपमेंट को और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए बात कही गई है। तो इसमें हम लोग एक देवभूमि उद्यमिता योजना करके अपने जो हमारे सरकारी कॉलेजेस और विश्वविद्यालय हैं उनके लिए नई योजना हम लोग लेकर के आ रहे हैं। इसमें आइडिया ये है कि हम लोग सबसे पहले तो उद्यमिता को और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे बूट कैंप जो होते हैं, जो अवेयरनेस कैंप करेंगे। इसके अलावा हमारे जो कॉलेजेस के जो यूनिवर्सिटीज के डीसी हैं या हमारे कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स हैं और जो बाकी हमारे प्राध्यापक हैं, उनका हम लोग सेंसिटाइजेशन वर्कशॉप करवाएंगे।
चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में, जहां बागेश्वर लोक निर्माण विभाग के आवासीय कॉलोनी में अवैध निर्माण मामले पर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। हाईकोर्ट ने तत्काल प्रभाव से निर्माण पर रोक लगा दी। इसके साथ ही संबंधित पक्षकारों को नोटिस भी जारी कर अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग को तलब किया। बता दें कि बागेश्वर व्यापार संघ के अध्यक्ष कवि जोशी ने नैनीताल हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की है, जिसमें उन्होंने कहा कि बागेश्वर तहसील रूट पर स्थित लोक निर्माण विभाग के आवासीय कॉलोनी के अंदर यानी कि पीडब्ल्यूडी की भूमि पर एक व्यक्ति की ओर से अतिक्रमण कर बेहद रूप से व्यावसायिक निर्माण किया जा रहा है। याचिका में पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता की ओर से जिला प्रशासन को उक्त निर्माण कार्य पर रोक लगाए जाने संबंधी पत्राचार भी किया गया, लेकिन मामले में कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की गई है। याचिका में यह भी कहा गया कि सिंचाई विभाग बागेश्वर के नहर के ऊपर भी निजी व्यक्ति ने अतिक्रमण किया, जिस पर रोक लगाई जाए। तो सोशल मीडिया में लगातार वायरल हो रहे मंडल मुख्यालय स्थित गार्डर पुल की तस्वीरों के बाद नगर पालिका अध्यक्ष यशपाल बेनाम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और भ्रम फैलाने वाले लोगों के खिलाफ तीखी प्रतिक्रिया भी व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि पुल को बनाने में चीफ इंजीनियर के साथ ही काम कर रहे जेई ने भी इसमें अपनी पूरी तरह से संतुष्टि जाहिर की और यह पुल किसी तरह से खतरे की जद में नहीं है। इस पुल को लेकर कुछ नौसिखे लोगों के द्वारा या जो स्वयं को नौसिखे जो खोजी, मैं कहूँगा कि हमारे मित्र हैं, वो चौथे स्तंभ से जुड़े हैं, उनके द्वारा भी और कई लोगों के द्वारा इस पुल निर्माण को लेकर शंका व्यक्त की गई। वो सही बात होती है, लेकिन आप जो हमारा एक बेसमेंट बना है जो कि आरसीसी से बना हुआ है, उसको आप पुख्ता कह रहे हैं। इस पुल को सोशल मीडिया के माध्यम से ये जानकारी हम लोगों को भी आई थी कि इसमें लोगों को एक थोड़ा सा उनके एप्रीहेंशंस थे कि इसकी जो स्टेबिलिटी है कहीं ना कहीं उससे डिजाइनर ने पीडब्ल्यूडी ने कहीं ना कहीं उसमें कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं। तो कल एनसी साहब का भी एक संदेश आया था इसको देखने के लिए, तो इसकी ड्राइंग वगैरह तो हम लोग पहले ही देख चुके थे, तो आज साइट विजिट भी किया था मैंने। तो इसका सबसे पहली बात तो यह है कि जो इसका डिज़ाइन है वो हमारे एक डिज़ाइन टेक कंसल्टेंसी कंपनी है जो काफ़ी एक रिनाउंड कंसल्टेंट है हमारे उत्तराखंड के। इसके अलावा जो इसकी वेटिंग है वो IIT। चलिए आगे बढ़ेंगे, जहां मसूरी होटल एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ज्ञापन भेजकर मसूरी में आपदा घोषित किए जाने की मांग की है और मसूरी होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय अग्रवाल और उत्तराखंड होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष संदीप सहनी का कहना है कि हिमाचल और उत्तराखंड में हुई भारी बारिश के बाद आई आपदा के बाद पर्यटक स्थलों पर पर्यटकों की संख्या बहुत कम हो गई है, जिससे सभी लोगों को आर्थिक रूप से नुकसान भी हो रहा है। उन्होंने बताया कि मसूरी में अप्रैल मई में मॉल रोड के पुनर्निर्माण और सौंदर्यीकरण के काम को लेकर पर्यटक सीजन प्रभावित रहा। वहीं जून जुलाई में अत्यधिक बारिश होने के चलते हिमाचल और उत्तराखंड में कई जगहों पर आई आपदा का सीधा असर पर्यटन व्यवसाय पर पड़ा है, जिससे पर्यटन व्यवसाय पूरी तरीके से ठप हो चुका है। बड़ा दुर्भाग्य विषय है कि पूर्व वर्षों की भांति इस वर्ष मई या जून में पर्यटक की आवागमनी बहुत कम रही, क्योंकि मॉल रोड पर सौंदर्यीकरण का कार्य चल रहा था। उसके पश्चात हम उम्मीद लगाए बैठे थे कि अब मॉल रोड काफ़ी अच्छी हो गई है, जुलाई अगस्त हमारा अच्छा चलेगा, परंतु जुलाई में शुरू में जो बारिशें हुई हैं, जो आपदा स्थिति आई है हिमाचल में, उत्तराखंड में, उसके तहत ऐसी एक डर की भावना पर्यटक में बैठ गई है कि पिछले 2 माह से बिल्कुल उत्तराखंड के कोविड कर्मचारी गुरुवार रात मंत्री धन सिंह रावत के आवास का घेराव करने के लिए निकले, जिनको पुलिस ने परेड ग्राउंड के पास ही रोक लिया। इस दौरान पुलिस और कोविड कर्मचारियों की तीखी नोकझोंक भी हुई और आपको बता दें कि एक सूत्रीय मांग रिक्त पदों पर समायोजन को लेकर एकता विहार धरना स्थल देहरादून में कोविड कर्मचारी आमरण अनशन पर पिछले कुछ दिनों से बैठे हुए। वहीं कोविड कर्मचारियों ने स्वास्थ्य विभाग पर सवाल भी खड़े किए हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।